नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। सरकार बनाने की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाकर आज राज्यपाल से मुलाकात की और 20 बंद तारीख कर को दिया इनको। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें कि जेडीयू, बीजेपी और बाकी जो अलायंस पार्टनर हैं, उनके जो सदस्य हैं, वो नई सरकार में शपथ लेंगे। और इसके साथ ही दूसरी जो बड़ी खबर है कि किस तरह से लालू परिवार में एक तरह से मार मचा हुआ है। न केवल रोहिणी बल्कि बाकी जो बहनें हैं तेजस्वी यादव की, उन सब ने घर को भी अलविदा कह दिया है। लेकिन हम जो आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि बिहार की जो नई विधानसभा है, उस सभा का स्वरूप कैसा होगा। यानी कि अगर पिछली विधानसभा से उसकी तुलना की जाए, तो जो कास्ट यानी कि जो जातियों का प्रभुत्व बिहार की विधानसभा में रहा था, वो किस साइज में, उनका जो साइज है वो कैसे डिमिनिश हुआ है या उनका साइज कैसे कर्टेल हुआ है। और बाकी जो जातियां हैं यानी कि नीतीश कुमार की जो लव कुश की जोड़ी है, उसका प्रभुत्व कैसे इस विधानसभा में बढ़ा है और बाकी जो जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कैसा है। तो इस मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। बाकी दो खबरों के अलावा हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें कि वरिष्ठ पत्रकार शीतल पीजी साहब जुड़ रहे हैं और रवि त्रिपाठी बीजेपी से पटना से जुड़ रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही जेडीयू से सत्य प्रकाश जी भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शीतल जी आपसे। जो नई विधानसभा है, अगर उसके स्ट्रक्चर को देखें कि जो लोग जीत कर आए हैं, तो एक समय में अगर पिछली विधानसभा से उसकी तुलना की जाए 2020 के विधानसभा से या 2015 की विधानसभा से, तो यादव जो लेजिस्लेटर यानी कि यादवों का जो प्रतिनिधित्व था, यानी कि उस विधानसभा में आप देखें कि इस विधानसभा में वो संख्या घट के आ गई है 55 से 28 पे। यानी कि पिछली विधानसभा में 55 यादव विधायक थे, वो घटकर संख्या आ गई है 28 पे। कुर्मी और कुशवाहा की अगर बात करें, तो कुर्मी कुशवाहा की जो संख्या है, वो पिछले विधानसभा से वो काफी बढ़ी है। यानी कि 10 कुर्मी विधायक थे, वो 25 हो गए हैं। 16 कुशवाहा के विधायक थे, वो 23 पे आ गए हैं। और इस तरह से ही जो अपर कास्ट यानी कि जो जनरल कास्ट है, उनके विधायकों की संख्या में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो बीजेपी के खेमे में गई है। तो किस तरह से आप इस नई विधानसभा को देखते हैं? क्या तेजस्वी यादव की जो स्ट्रेंथ है वो कमी है, इसकी वजह से यादवों का जो डोमिनेंस है वो कमजोर हुआ है, या फिर जो कुर्मी कुशवाहा जिस तरह से एसर्ट कर रहे हैं या ईबीसी जिस तरह से एसर्ट कर रही है इस नई विधानसभा में, उनकी जो संख्या है उस प्रोपोर्शन में बढ़ी है? देखिए 2020 की तुलना में देखेंगे तो जो सवर्ण जातियों के विधायक हैं उसमें तो कोई वृद्धि नहीं हुई। वो तो लगभग उतना ही है, आसपास ही है मामला। थोड़ा मुझे लगता है दशमलव में कुछ फर्क ही है माइनस की तरफ। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि उन दो समुदायों की वृद्धि हुई है जो पिछड़ी जातियों में से ही आते हैं और जो नीतीश कुमार जी के साथ हम पाते हैं उन्हें, उनकी अपनी जाति के लोग और कुशवाहा जाति के लोग, इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जिनको वहाँ कहते हैं तो उनका सामाजिक हिस्सा बढ़ा है और वो उन्होंने उठाया है। यादव जो लोग काफी संख्या में वहाँ होते थे, क्योंकि वहाँ की जो मुख्य राजनीतिक पार्टी है जो राजद कहलाती है, उसमें ये माना जाता है कि और उसे इस लिहाज से आरोपित भी किया जाता है कि वो यादवों की पार्टी है। और एक समय में उसमें माई गठबंधन की होता था कि माइन और मुस्लिम और यादव की पार्टी है। तो ये उसके साथ एक टैग था। वो ज्यादातर टिकट्स भी देते थे। इस बार उन्होंने टिकट्स वगैरह कुछ कम किए थे। लेकिन ओवरऑल चूंकि उनकी पराजय हुई है, बड़े पैमाने पे पराजय हुई है, तो जाहिर है कि जो उनका सबसे समर्थक हिस्सा है उसकी भी संख्या में भारी कमी हुई है उनके अपने यहाँ। सच्चाई तो यह है कि अब एनडीए के यादव विधायकों की संख्या जो है वो राजद के या महागठबंधन के यादव विधायकों से ज्यादा है। और एक विधायक और यादव चुने गए हैं जो बीएसपी से आए हैं। तो ये एक 14-12-1 का कुछ मामला है। तो इस तरह से ये स्थिति इनकी, या एक कोई और है, या 15-12-1 इस तरह की संख्या है। तो इस तरह से निश्चित तौर पर यादव समुदाय में फर्क आया है उनकी स्ट्रेंथ में, क्योंकि वो एक पार्टी से उनका जुड़ाव माना जाता रहा है और वो उसके समर्थक रहे हैं, खुलेआम है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए उनमें ये परिवर्तन हुआ है। जहाँ तक सवर्ण जातियों की बात है, निश्चित तौर पर जो उनकी जाति का हिस्सा है समाज में, उससे ज्यादा उनको प्रतिनिधित्व पहले भी रहा है, लेकिन घटता रहा है वो इस समय आप कह सकते हैं स्टेबल हुआ है। 15 में वो बहुत कम हो गया था,
2015 में 23% के आसपास आ गए थी उनकी संख्या, जो इस बार 28-29 के बीच है कहीं, और ऐसे ही 28-29 शायद 29% 2020 में थी। जी। लेकिन इसमें सबसे जो कमाल की बात है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने जो अपना ईवीसी वोट बैंक कल्टीवेट किया है, उनकी संख्या अभी भी उस अनुपात में नहीं है। यानी कि जो 36% का ब्लॉक है, जिसके हाथ में अपनी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, वो अभी भी बहुत कम है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे जो जिस तरह से नई विधानसभा है, उसमें जो जातियों का प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको कैसे देखते हैं? क्या पार्टियां कोशिश करती हैं कि भाई जिनकी संख्या ज्यादा है, यानी कि 36% जिसकी आबादी है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी असेंबली में उतना ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी संख्या काफी कम है इस असेंबली में? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब अभी जातीय जनगणना हुई थी तब ये मामला निकल के आया था कि अब वो अति पिछड़ा कास्ट भी अपना रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, क्योंकि इससे पहले तो ओबीसी के नाम पर और पिछड़े के नाम पर यादव, फिर कुर्मी, कोयरी, बस यही थे। लेकिन अति पिछड़ा क्योंकि बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उनका चुनाव में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप देखिए गैप कितना है। अगर कुर्मी और कोयरी को एक साथ लेते हैं और यादव को लेते हैं तो बिल्कुल आधे का फासला है। 14% से ज्यादा यादव हैं और कोयरी और कुर्मी दोनों मिला ले, जो लॉ कुश कहते हैं, तब भी मिला के 7% के आसपास होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको फॉरवर्ड का भी साथ मिलता है, उनको बिल्कुल अति पिछड़ा का भी साथ मिलता है। तो क्या अति पिछड़ा खाली वोटर बना रहेगा या नेता बनेगा, इस बात की चर्चा थी। लेकिन रिप्रेजेंटेशन अभी शायद उतना नहीं मिला, आने वाले समय में देना पड़ेगा। देखिए ये चर्चा है और वही नतीजा मैं रिजल्ट देख रहा था कि देखिए किस तरह से रिजल्ट आया है कि 61 सीटें, तो 61 से 62 सीटें महागठबंधन ने सिर्फ यादवों को दिया है। टोटल यादव लड़े हैं 90 के आसपास और जीते कितने हैं महागठबंधन के 61 में से सिर्फ 12 उम्मीदवार जीते हैं। मतलब इस बार जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस खराब है, यानी यादव कैंडिडेट को लेकर भी बहुत उत्साह नहीं है लोगों में। कहना पड़ेगा कि यादव खाली लालू यादव परिवार नहीं, उस कैंडिडेट को लेकर भी कहीं ना कहीं निरुत्साह है। तो ये स्ट्रेटजी शायद बदलनी पड़ेगी आने वाले समय में। अगर आरजेडी को राजनीति करनी है, बिहार की राजनीति, तो उनको भी समझना पड़ेगा। देखिए लोकसभा चुनाव में शायद उन्होंने स्ट्रेटजी बदली थी। उन्होंने सोचा था कि कुशवाहा वोटर को अपने साथ जोड़ना है ताकि यादव प्लस कुशवाहा हो जाए, उनके साथ जुड़ जाए तो ये फायदा हो जाता है। 14+4 18% के आसपास ये वोटर होता है, मुस्लिम उनके साथ जुड़ जाता है तो उसका फायदा होगा। लेकिन शायद इस बार वो साध नहीं पाए। तो मान के चलिए कि आने वाले समय में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। भाई साहब अभी फॉरवर्ड क्लास के लोगों की बात कर रहे थे, जो सवर्ण क्लास है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। अगर देखें गौर करें, मैं देख रहा था इसमें कि 2020 में जहां 18 राजपूत थे, आज 32 राजपूत चुनाव जीत के आए हैं। भूमिहार 17 थे, वो 23 जीत कर आए हैं। ब्राह्मण 12 थे, वो 14 जीत कर आए हैं और कायस्थ 3 से घट के बस 2 हो गया है। तो 70+, मतलब अगर फॉरवर्ड सवर्ण जाति की बात करें तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन बात है कि जिस क्लास को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जिसकी बात बिहार में होती रही है ओबीसी इसके बाद अति पिछड़ा की, उसको रिप्रेजेंटेशन और मिलना चाहिए। जो डाटा में दिख रहा है उसमें उतना रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं दिख रहा, अगर कहेंगे तो। शीतल जी, इस सवाल को आपसे भी लेंगे कि जब हम किसी स्टेट में जब हम कहते हैं कि बिहार का एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कि किस तरह से वहाँ पे जातीय संघर्ष हुए, उसके बाद फिर सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई, उसमें बिहार काफी पीछे रहा। लेकिन न्याय होने के बाद भी अगर जो जातियां हैं जिसकी आबादी कुल मिलाकर 8-10% है, वो अगर उस प्रतिनिधित्व में काफी बड़ा हिस्सा उसे मिल जाता है, तो बाकी जो जातियां हैं जिसके एम्पावरमेंट की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, महादलित के रूप में या फिर ईवीसी के रूप में, वो अभी भी समाज में उनका असेंबली में उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर 13-14 एमएलए ईवीसी से चुनकर आ रहे हैं, जिनकी 36% की जनसंख्या है, और जिन जातियों का 10% या 8% कुल मिला के जनसंख्या अगर मिला दिया जाए, सबको भी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, इन सबको मिला दिया जाए, 10% के आसपास वो पहुंचते हैं, लेकिन उनकी संख्या असेंबली में काफी ज्यादा है। वैसे ही यादवों का एक पूरा डोमिनेंस रहा 90s के जमाने से। तो वैसी जातियों को आपको लगता है कि एम्पावर करने का जो एक प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है, जिसमें कि वो एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं हम, आने वाले दिनों में उनकी संख्या और बढ़ेगी? देखिए, ये तो सही है कि 5-6 प्रमुख जातियां जो है पिछड़ी और अगड़ी की, ये लगभग 243 में से 160-175 के बीच कहीं सीटें इन्हीं लोगों के पास है। और अगर रिजर्वेशन न हो तो दलितों का तो जो मामला है वो बहुत ही कमजोर है। और उसमें ये भी भयानक स्थिति है कि जैसे जो पार्टियां, जैसे पासवान समाज की एक पार्टी है जो रामविलास पासवान जी के जमाने में बनी थी,
उसमें आप पाते हैं कि वो सीटें तो उस समाज की ओर से लेते हैं, 29 सीटें हैं उनकी, लेकिन उनमें से ज्यादातर टिकट वो दूसरे समाज के लोगों को दिए हुए होते हैं। उन्हें ये सब भी आरोप लगते हैं कि ऐसे टिकट जो है बेचे-वेचे भी जाते हैं। पता नहीं उसमें सच क्या है, हमें कंफर्म नहीं, इसलिए हम उसको नहीं कहेंगे। लेकिन उसमें भी जो सबसे कमजोर वैसे तबके हैं, पासवान हैं, जो और दलितों के दूसरे सेक्शंस हैं या मुसहर हैं, इन सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। ईबीसी का तो बहुत ही कम होता है, वो बिल्कुल सही उन्होंने बताया, जो हमारे मित्र ने बताया। और 243 में से 160 में देख रहा था, या उससे ज्यादा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितनी, ये 5-6 जातियां, राजपूत, कुर्मी, वैश्य, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी और यादव, ये लोग ले लेते हैं। तो वहां तो बहुत सी जातियां हैं बिहार में, और उसमें बहुत सारी जातियां तो टोटल अनरिप्रेजेंटेड चली जाती हैं ईबीसी में से। ये सब सवाल हैं जो बड़े होने चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये समुदाय भी अपने को नोटिस कराने के लिए प्रयत्न करते हुए हमें मिलेंगे। जी। एक डेटा मैं आपको देता हूँ कि जो यादवों की का जो रिप्रेजेंटेशन था या प्रतिनिधित्व था 1995 में जो लालू प्रसाद का चुनाव था, 86 यानी कि 86 यादव एमएलए चुनकर आए थे। जी। 2000 में ये संख्या 64 पे आई, और फिर 2005 में 54, और 2010 में 39 पे, यानी कि उसके बाद धीरे धीरे घट रही है, यानी कि जब नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ बिहार की राजनीति में। जी। जी। लेकिन आप देखें कि उसके समानांतर जो बाकी जातियां हैं, जिनकी जनसंख्या, जिसमें अपर कास्ट की जनसंख्या तकरीबन 10% के आसपास है, वो एक बड़ा चंक उन्होंने बिहार की राजनीति में अपने को असेंबली में हथियाया हुआ है। तो अब सवाल है कि जब इस तरह की स्थिति है, और जिस तरह से आज की तारीख में 2025 के विधानसभा में लवकुश का डोमिनेशन, एक तरह से कह सकते हैं नीतीश कुमार की फिर से वापसी हो रही है 2010 वाले आंकड़े के आसपास। तो रवि जी, आप कैसे देखते हैं कुल मिला के आगे की राजनीति को, बिहार की राजनीति को? क्या जो मार्जिनलाइजेशन ओबीसी में जो सबसे डोमिनेंट कास्ट था, उसका मार्जिनलाइजेशन आप देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इस चुनाव में सिर्फ तेजस्वी यादव डाउन है तो इसलिए उनकी संख्या कम हो गई है? आने वाले दिनों में यादव कम्युनिटी उसी तरह से असर्ट करेगा जैसे कि बाकी यादव कम्युनिटी करता रहा है? नहीं, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं डाटा में भी देख रहा था कि सबसे अच्छी चीज़ है कि इस बार भी मतलब 26 लोग चूँकि अति पिछड़ा से चुनाव लड़े हैं मेन पार्टियों में, अगर बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और लोजपा की बात करें, तो उसमें से भी सबसे ज़्यादा टिकट किसने दिया है? तो बीजेपी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 7 अति पिछड़ा को टिकट दिया, जिसमें 4 जीत कर आए हैं। और इंटरेस्टिंग है कि 5 अति पिछड़ा को टिकट दिया, आरजेडी ने 1 भी जीत कर नहीं आए। तो कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज का उनको सहयोग नहीं मिलता, वो उनको वोट नहीं मानता, जो उनको अपना नेता नहीं मानता, इसलिए वोट नहीं दिया है। तो उधर वोट जाता ही नहीं है, कोशिश की है उन्होंने। तो इसमें भी एक दिक्कत होती है, कहते हैं ना कि वो सीट उसी को मिलती है जो जीत कर आता है, जो जिता कर लाए, विनेबिलिटी एक फैक्टर होती है। तो शायद आरजेडी बाद में अति पिछड़ा को सीट देने से बचे, जो आज 5 दिया वो कम हो सकता है। और भी इंटरेस्टिंग है कि लोजपा जो है, लोजपा अति पिछड़ा और दलित की पार्टी मानी जाए, उसके यहाँ तो सिर्फ 1 अति पिछड़ा को टिकट मिला, हालाँकि 1 जिसको मिला है वो 1 जीत कर आया है। तो कहीं न कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलना और जीत कर आना, दोनों चीज़ें होती है। कई बार कहते हैं ना, महिलाओं को सीट नहीं मिलती थी, पहले कहते थे लोग, आरोप लगाते थे कि महिलाओं को क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन देता है। तो महिलाएँ जीत कर नहीं आती थी, चाहे उनका जीतने में दिक्कत होती है, उनके कैंपेन का में दिक्कत होती है। तो अब धीरे-धीरे वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो जैसे-जैसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और जैसे-जैसे आप जीत कर आएँगे उस रिप्रेजेंटेशन में, तभी आपको कहीं न कहीं सीट मिलती है। तो धीरे-धीरे अति पिछड़ा समाज को भी देखिए, बीजेपी की तो सोशल इंजीनियरिंग है ही कि सारे कास्ट को साध के चलना है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे पूरे देश में हो, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का फॉर्मूला है। बावजूद इसके विनेबिलिटी भी एक फैक्टर होती है। इस वजह से कहीं न कहीं कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, उनको लगता है कि इस कास्ट को टिकट देने से अगर सीट निकलती है, सिर्फ टिकट देने की बात नहीं होती है, सीट निकलने वाली बात होनी चाहिए। मैं जैसे देख रहा था कि आप राजपूत जो कास्ट हैं, राजपूत की 32 सीट, आप अगर उनका परसेंटेज देखिएगा तो बहुत कम परसेंटेज होगा। ब्राह्मण, भूमिहार के बाद शायद उसके आस-पास में उनका परसेंटेज है, लेकिन असर्टिव है। मतलब सीट जिता के लाते हैं, सीट जीत कर आते हैं, इस वजह से चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, सब में उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो अगर अपने कास्ट के साथ जो पूरी ताकत के साथ वोटर खड़ा होता है, उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है ज़्यादा, अभी तक के इतिहास है। लेकिन यादव भी वैसे ही खड़ा होता था, लेकिन यादव के खिलाफ लोग हो गए। तो एक बात होता है कि आप सॉफ्टली चलते हैं, तब तो आपके साथ लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे कुर्मी, कोहरी बहुत एग्रेसिव नहीं है। देखिए यादव यहाँ है,
तो यादव एग्रेसिव होते हैं, नीचे वाले भी उनसे डरते हैं, ऊपर वाले भी उनसे डरते हैं, मतलब अति पिछड़ा भी डरता है और ऊपर वाला भी डरता है। कुर्मी और कोयरी से ऐसा डर नहीं है यहाँ समाज में। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग होने चाहिए जो लीडरशिप भी करें, लोगों को डरा साथ लेकर चलें, ऐसे लोग चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, देना तो पड़ेगा। देखिए आने वाले समय में अति पिछड़ा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तो कहीं जातीय जनगणना के तहत उनको पता चल गया कि हमारा इतना हक है, हमें क्यों नहीं हक मिले। सिर्फ कुर्मी कोयरी राज क्यों करे, पासवान क्यों ना राज करे, उसके नीचे जो कास्ट है और क्यों नहीं राज करे, धोबी क्यों ना राज करे, बाकी जो कास्ट है, सब कास्ट बहुत सारे हैं, तो उनमें उनको लगना चाहिए कि धीरे-धीरे जब उनको पता चलेगा, उनके रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू होगा। तो आप देखिए ना, यूपी में तो कई सारे छोटे-छोटे कास्ट के लीडर अपने खड़े हो गए हैं। चाहे वो कुरमट पटेल के हों, चाहे मलाह के हों, चाहे बिहार में भी मलाह। तो ऐसे ही धीरे-धीरे जब कास्ट उनके साथ खड़ा होगा, विनेबिलिटी फैक्टर उनके साथ होगा, तब उनको ज़्यादा सीटें मिलेगी और वो जीत के भी आएँगे फिर। शीतल जी, आपसे समझना चाहूँगा कि दूसरी खबर पे आते हैं, लेकिन पहली खबर से ही वो जुड़ी हुई खबर है कि जो तेजस्वी यादव या महागठबंधन जिस तरह से प्रदर्शन बिहार में उनका रहा, उसके पीछे एक जो बड़ा कारण सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने सामाजिक समीकरण का जो सोशल अलायंस है, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडेन नहीं किया या कर नहीं पाए। जिस तरह का उनका अलायंस था, जिसमें कि उन्होंने मुकेश सहनी के साथ अलायंस किया था, मुकेश सहनी को जनता ने उस तरह से ट्रस्ट नहीं किया। तो जब ईबीसी के किसी पार्टनर के साथ में या फिर आप एक रेनबो कोलिशन बनाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन जनता का ट्रस्ट तेजस्वी यादव की महागठबंधन पे यानी कि जो ईबीसी जातियां थी, उनका उस तरह से नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है फिर तेजस्वी यादव के पास रास्ता क्या है? तेजस्वी यादव क्या करते? ढेर सारे लोग आज की तारीख में पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये गलतियां की, वो गलतियां की। लेकिन अगर उनके ईबीसी कैंडिडेट को कोई वोट नहीं दे रहा या फिर वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा मजबूत नहीं है जितना कि यादव कैंडिडेट का है, तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए था? नहीं, इस बार तो ये लगा कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि यादव जी को टिकट दे देंगे तो जीत जाएंगे। देखिए 12 ही यादव उनके जीते हैं, तो एक बड़ी संख्या यादवों की उनकी नहीं जीत पाई है। शायद 60 से ज्यादा टिकट उन्होंने दिए थे। तो एक बात यह है कि आप जब जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, और वो जो राजनीति आप कर रहे हैं, सामने जो आपके है, उसकी तुलना में आप कहाँ खड़े हैं। जैसा अभी बताया हमसे पहले मित्र ने, और अच्छा बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, वो पार्टी ईबीसी में, अन्य पिछड़ों में, दलितों में तुलनात्मक रूप में ज्यादा उनको हिस्सेदारी भी दे रही है, उनकी बात भी सुन रही है, उनको संगठन में भी ले रही है, उनके बीच पहुंच भी रही है, बेहतर कम्युनिकेशन कर रही है, बेहतर उनसे संपर्क कर रही है। अगर आपका संपर्क उससे बेहतर नहीं होगा तो आप उनको कैसे हरा सकते हैं? तो तेजस्वी हो या कोई और दल हो जो बीजेपी के सामने है, अगर वो बीजेपी के सामने इस सामर्थ्य में कमजोर मिलेगा तो हारेगा। अगर वो इसमें उनसे बेहतर करेगा, बेहतर कम्युनिकेट कर पाएगा, बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे पाएगा, बेहतर विश्वास अर्जित कर पाएगा, ज्यादा समय उनके बीच रहेगा, ज्यादा अच्छे ढंग से मुद्दे उठाएगा, जो जो मुद्दे उठाने के मंच है उनका सही इस्तेमाल करेगा, तो शायद वो उसका प्रतिकार कर सके। ये प्रश्न है और ये आएंगे सामने। बाकी बहुत सारी भी बातें हैं, ये अकेली बात नहीं है, लेकिन जब हम इस पर सवाल कर रहे हैं तो इसका उत्तर ये है। और दूसरी जो तेजस्वी यादव के घर में जिस तरह की कलह की शुरुआत हुई है, उसमें जी कई सारे लोगों की अलग-अलग कहानियाँ हैं। आपके जी हिसाब से क्या कहानी समझ में आती है कि एक तो कहानी ये है कि ठीक है, परिवार के बाकी सदस्य इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि नतीजा जो आएगा उसके बाद वो रिएक्ट करेंगे और सबके निशाने पर संजय यादव थे, और जब नतीजा खराब आया तो सबने ठीकरा फोड़ दिया संजय यादव के ऊपर। या फिर तेजस्वी यादव की जो जिसको कहते हैं कि आप एक फैमिली को या पूरे परिवार के सदस्य के साथ एक बाकी पार्टी के लोगों को भी इंक्लूड करके इंक्लूसिव राजनीति जिसको कहते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली को ही इकट्ठा नहीं रख पा रहे हो, तो फिर राज्य की जनता कैसे आप पे भरोसा करेगी कि आप पार्टी के शेयर होल्डिंग में बाकी सबको भी साथ रख पाओगे? देखिए, फैमिलियों में राजनीति में हमने पाया है ज्यादातर फैमिलियों में विवाद रहते हैं, लोग एक साथ नहीं रहते। बहुत सारे हैं, वो सभी दलों में लोग हैं इस तरह के, जिनके परिवारों में नहीं बाद में पटती, कुछ परिवारों में पटती भी है, लेकिन जहां परिवार वाला इशू है तो वहां ये एक समस्या है। और लोकतंत्र में परिवार न हो तो बेहतर है, या परिवार का राजनीति में उस तरह से हिस्सा न हो तो ज्यादा सुविधा रहता है। नहीं तो ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई होती है और ये परेशानी है। लालू जी का तो चूंकि परिवार ही बहुत बड़ा है,
दोनों उनके अपने बच्चे हैं, सभी बच्चे बालिग हैं, सभी बच्चे राजनीति में अपना कुछ न कुछ उनको सबको हिस्सा चाहिए। अब उन्होंने एक बच्चे पर अपना केंद्रित किया है, पार्टी की ज़िम्मेदारी और सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर है दूसरे लोगों में उसको लेके खींचतान रहती है। तो अब जो नतीजे अगर खराब आ गए हैं, तो ये होगा कि भाई आपने जो चुनाव किया और जिनको सारी ज़िम्मेदारी दी वो फेल हो गए, तो इनसे बदलिए। तो उनको सीधे न कह के उनके आस-पास के लोगों को कहा जाएगा कि इनकी गलती से हुआ, इनकी गलती से हुआ, ये सब होगा। इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोई पत्रकार या कोई बाहर से पर्यवेक्षक इसमें क्या कर सकता है? ये परिवारों में होता रहा है। सिंधिया जी का इतना बड़ा परिवार था, माताजी बीजेपी में और जनसंघ में होती थी और जो पुत्र थे उनके वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। बाद में उनके जो पुत्र थे, वो बहुत दिनों तक कांग्रेस के नेता रहे और अब बीजेपी के नेता है। तो ये सब और उनके और जो मौसी वगैरह और अन्य रिश्तेदार हैं, तमाम इधर-उधर पार्टियों में है, बुआ वगैरह। ये सब चलता रहता है राजनीति में जो परिवार जहाँ होते हैं, उसमें सब लोग मुलायम सिंह जी के परिवार में देखिए कितना विवाद पिछले दौर में चला था। बाद में अब वो धीरे-धीरे सेटल हुआ। तो जहाँ परिवार होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक साथ ही होंगे और नहीं, इश्यूज़ लेकिन कई ये बार रहते हैं। सवाल लोग ये पूछते हैं कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल एडवाइजर, बाहर के किसी एडवाइजर पे ज्यादा डिपेंडेंस, आप देखें कि समाजवादी पार्टी में भी ये क्राइसिस आई थी जब अमर सिंह का रोल काफी बढ़ गया था। तो वैसे ही अगर आप जबकि अमर सिंह तो पार्टी के एक तरह से पदाधिकारी थे, लेकिन जब कोई ऐसी पार्टी किसी एडवाइजर के ऊपर काफी ज्यादा उनका रिलायंस हो जाए, तो बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टियों में ये समस्या नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ एक स्ट्रक्चर है। उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक एडवाइजर है जिसके ऊपर सारे डिपेंडेंस है, जिससे कि पार्टी के बाकी लोग नाराज हो जाएं। आपको ये समस्या लगती है, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक एडवाइजर का रोल है जो कि अध्यक्ष के या जो सुप्रीमो है उसके काफी करीब होता है, वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए बीजेपी एक विचारधारात्मक पार्टी है। कजय आरएसएस उसके है, एक उसकी अपना विचार है, चीजों को लेके उसकी अपनी एक राय है। उस राय पर वो सहमत कराते-कराते आज वहां तक पहुंचा है कि उसकी राय से आज देश का एक बड़ा हिस्सा सहमत है। वो एक विचार है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके बहुत सारे आनुषंगिक संगठन हैं, बीजेपी भी उसमें से एक है। बीजेपी वो काम करती है, बीजेपी का नेतृत्व इस समय जो लोग कर रहे हैं, उनकी ये कुशलता है कि उस काम को उन्होंने बहुत ऐतिहासिक रूप से अंजाम दिया है और 3-3 बार उनकी सरकार देश में बनी है। अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है और बहुत कम राज्यों में विपक्ष बचा है जो उनको चुनौती दे सके। राष्ट्रीय स्तर पर उनके सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं है एक चुनौती, लेकिन फिर भी ऐसी नहीं है कि वो अभी एकदम समाप्त हो रहे हों या वो हो रहे हों, और वो एक आधार उनका ऑडियो बना नहीं आ हुआ रहा है। मुझे। ये जो दल है, जो जिस तरह से लालू जी की पार्टी का दल है या अखिलेश जी की पार्टी का दल है, ये आए थे पहले एक आइडियोलॉजिकल सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, और इनको वो समर्थन मिला उस समय। और उसमें ये था कि ये सेक्युलरिज्म वगैरह की बात करते थे और सारी चीजें थी। बाद में धीरे-धीरे ये हुआ कि ये सब परिवारों में सीमित हो गए और ज्यादातर इनके हित किन्हीं-किन्हीं सामाजिक ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स में चले गए कि एक जाति विशेष से जुड़ गए या परिवार से जुड़ गए। तो इनकी जो एक्सेप्टेंस थी, ब्रॉडर एक्सेप्टेंस विचार के आधार पर, वो नष्ट हो गई। अब ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, विचार हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी पे नहीं है। ये हाँ, ये जुगाड़ आपने के साथ, अच्छी बात कही। हाँ, कि मल्लाह पार्टी को आज मिला लीजिए, चुनाव हो रहा है तो इनको कह दीजिए हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। चुनाव के वक्त तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हमको क्यों नहीं बनाएंगे। ये जो आप ठीक चुनाव के वक्त ये तोलने और गिराने का काम करना चाहेंगे, तो ये आप सामने आपको देखना होगा कि सामने मुकाबला किससे है। सामने एक पार्टी है जो विचार के आधार पर अपना विस्तार 100 सालों से काम करके कर रही है। सांगठनिक ढांचा उसका आपका कोई है ही नहीं, उसका सब जगह है। अभी जब ये एसआईआर लागू हुआ था, अगर आप इसका अध्ययन कोई किसी ने किया नहीं है, आप करा लीजिए, आप पाएंगे कि जो महागठबंधन आज है, ये कितने स्थानों पर इसके बीएलए थे जो काम कर रहे थे। आप पाएंगे कि अधिकांश स्थानों पर इनके बीएलए या तो कागजी थे या नदारद थे, जबकि आरएसएस और बीजेपी वगैरह ने अपना एक एक जगह पर अपना उन्होंने आदमी पहुंचाया हुआ था। ठीक है, उनको ये सुविधा है कि उनके मनपसंद चुनाव आयोग के अधिकारी हैं। उनको ये सुविधा है कि उनको पहले पता लग जाता है कि चुनाव की तिथियां क्या होगी। उनको ये पता है और वो हस्तक्षेप कर सकते हैं कि उनके खिलाफ शिकायतों पर क्या एक्शन होगा या नहीं होगा। हमने ये पक्ष दे दिया
कि बीजेपी के विरुद्ध हमने कर दिया, लेकिन बीएलए के पास खड़े हो, बीएलए बन के बीएलओ के पहुंच पहुंचना, किसका वोट कटना है, किसका वोट हटाना है, ये करने का काम मैं फैक्चुअली जानता हूं कि कम से कम 40% स्थानों पर तो इन कांग्रेस, राजद, लेफ्ट, इनका कोई था ही नहीं, जबकि बीजेपी और इसके गठबंधन, इसका जो अपना एनडीए है, इसके लोगों ने सब जगह अपना ये हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने मतदाताओं को आखिर तक शामिल कराया, इनके बहुत सारे मतदाताओं को कटवाया, वो अपनी रक्षा ही नहीं कर सके। तो ऐसे लोग अब नहीं मुकाबला कर सकते बीजेपी की इस समय की जो स्ट्रेंथ है। वो साधनों में भी कोई मुकाबला ही नहीं है, उसके अकाउंट में 10,000 करोड़ से ज्यादा है, और देश के किसी कांग्रेस पार्टी के 3 अकाउंट तो बंद, सील हैं, एक आध अकाउंट जो राज्यों के खुले 200-300 करोड़ के हैं। तो कोई मुकाबला नहीं रह गया, संगठन नहीं है, विचार नहीं है, साधन नहीं है, और आपके पास केंद्र की सरकार भी नहीं है, और मुकाबला आपका इनसे है, कहां आप क्या कर पाएंगे? तो ये स्थिति है, सच्ची बात ये है। सवाल ये है कि कुल मिलाकर आपके लिए तो बल्ले बल्ले ही है, एक तरह से बिहार में जिस तरह से विपक्षी जो खेमा है उसमें मार मची हुई है, विघटित हो रही है परिवार, और आपके नेता या एनडीए अलायंस के नेता तेज प्रताप से मुलाकात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर विपक्ष जितना कमजोर होगा सत्ता पक्ष के लिए उतनी अच्छी बात है। आप कैसे रिएक्ट करेंगे जो आरजेडी परिवार में जिस तरह की कलह मचा हुआ है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के ऊपर सारी बहनों ने आक्रमण कर दिया है, संजय यादव निशाने पर है। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो भी रीजनल पार्टी है, चाहे बीजेडी में पांडियन साहब होते हैं उड़ीसा में, यहाँ पे संजय यादव हैं, कहीं पे प्रशांत किशोर होते हैं, कहीं पे एक जमाने में अमर सिंह हुआ करते थे, तो ये सारे रीजनल पार्टियों की ये प्रॉब्लम है कि उनको एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है एडवाइस लेने के लिए। वो नेशनल पार्टी की तरह क्यों नहीं बिहेव करती कि बिना किसी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के वो अपने पार्टी स्ट्रक्चर से ऐसे लोगों को इवॉल्व करें जो कि उन्हें वो राय दे सके? या फिर आप इसको देखते हैं कि ठीक है, जैसे लैटरल एंट्री होती है, भारत सरकार भी तो लैटरल एंट्री में बहुत सारे अधिकारियों की मदद लेती है जो बाहर से जिनकी एक्सपर्टीज है, वैसे ही लैटरल एंट्री वाले ये लोग भी हैं। इंदिरा गांधी के बड़े सलाहकार थे, प्रणब मुखर्जी जी थे, और वीपी सिंह के सलाहकार थे, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सलाहकार थे। सलाहकार का पद राजनीतिक नहीं होता। जब सलाहकार का पद राजनीतिक हो जाए और वो उस व्यवस्था से लाभ उठाने लगे तो ये राजनीति सेवा नहीं धंधा बन जाती है। आपने बहुतों का नाम लिया, मैं उस पर निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, और ना ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी के बिखरते हुए परिवार पे इसलिए भी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि एक तो उनका आंतरिक मसला है और ये उनका वास्तविक चरित्र है। क्योंकि जिस दिन लालू प्रसाद यादव जी ने जनता दल तोड़कर राजद बनाया और जब जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी को उस कुर्सी पर बिठाया जो राजनीति में ही नहीं थी। कभी वो किसी पार्टी की सदस्य नहीं थी राबड़ी देवी जी। किचन से लाकर कैबिनेट की मीटिंग में बिठाना, उन तमाम समाजवादी मूल्यों की तिलांजलि उसी दिन दे दी और उन्होंने बताया मैं राजनीति सेवा नहीं धंधा के मकसद से बैठा। वक्त लगा, नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते उस सत्ता को उखाड़ के फेंका, और लालू प्रसाद यादव जी जब से उखाड़ के फेंक दिए गए दोबारा कभी सत्ता में नहीं आए। परिवारवादी पार्टियां भारत में बहुत सारी हैं, आप ध्यान दीजिएगा, राजनीति सेवा नहीं उनका धंधा है। वैचारिक हत्या वो पहले कर चुके हैं तमाम मूल्यों की, जिस मूल्यों पर उन पार्टियों का निर्माण हुआ था। भारत की राजनीति में सर्वप्रथम पहला तथ्य है विचारधारा क्या है। आप सत्ता रहे ना रहे, विचारधारा बनी रहनी चाहिए। तो जिनको जिनको स्टेक मिला, अच्छा हिस्सा मिला, वो खुश हैं। मीसा भारती राज्यसभा में खुश हैं, वो तेजस्वी जी के साथ हैं। तेजस्वी जी का संकट यह है कि वो संजय जी और एक कोई है उनके साथ रहते हैं, उनकी लंबी दोस्ती यारी है, तो उनके सलाह पर चलते हैं, उनको जो समझाते होंगे तो बाकी का गुस्सा उन पे फूटेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने जिन मूल्यों को लेकर के बताता रहता है कि हम गरीब की लड़ाई, ये लड़ाई, वो है नहीं, उसका बिखराव ऐसा ही अंत होगा। एक एचबीओ का सीरीज था गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उनके परिवार में वो गेम ऑफ थ्रोन्स की लड़ाई चल रही है और ये जनता देख रही है, समझ रही है।
अगर आप और उदाहरण समझना चाहते हैं तो आप मुलायम सिंह जी की पार्टी का उदाहरण खुद दे चुके हैं। जहां धंधा बनेगा, मैं एक और उदाहरण दे देता हूं। केजरीवाल जब तक विचार पे चल रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा कुनबा है, उनको जनता ने 2 बार सत्ता दी। जब उनकी राजनीति धंधा बन गई, जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। पंजाब में भी यही हश्र होगा। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जैसी तमाम पार्टियों ने विचार से समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार जी का हमेशा एक विचार रहा, न्याय के साथ विकास, मतलब समाज के हर वर्ग को विकास की रोशनी से जोड़ना। मेरा बहुत उचित नहीं होगा कि मैं लालू प्रसाद यादव जी के बिखरते कुनबे पर कोई टिप्पणी करूं, लेकिन आखिरी बात कह देता हूं, अब वो पार्टी दोबारा खड़ा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर पायदान पर राजनीति उनके लिए धंधा है। खुद पहन लिया सीएम का माला, एक को पहना दिया डिप्टी सीएम का माला, एक ने कहा तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी करता हूं, मिलजुल के सत्ता ले लेंगे और कुछ बांट लेंगे। आप समझिए, जो पार्टी पे आरोप, नेता पे आरोप हो कि नौकरी के बदले जमीन अपनी ही जातियों के लोगों का लिया है, वो क्या सामाजिक न्याय की बात करेंगे? उनके जो भी सलाहकार हैं वो हरियाणा से हैं, और वो हरियाणा से आए हैं वहां। ये पहला हरियाणवी नहीं है जो बिहार में है। लालू प्रसाद यादव जी के भी एक सलाहकार होते थे। 77 में जब वो सांसद बने थे तो उनको एक मिल गए संजय गुप्ता जी, उसी जमाने में। ये बहुत पुराने समाजवादी मित्र हमारे बताते हैं। और वो तब से लेकर के लालू जी के, हाँ वही प्रेमचंद गुप्ता, सॉरी मैं नाम भूल गया था। प्रेमचंद गुप्ता जी लगातार उनके साथ रहे, मंत्री बना दिया वो कैबिनेट में मनमोहन सिंह की सरकार में, राज्यसभा झारखंड से भिजवा दिया। ऐसा क्या धंधा था प्रेमचंद गुप्ता का सामाजिक न्याय को लेकर और बिहार के विकास को लेकर, और किसी भी वैचारिक पटल पर क्या योगदान है? तो जिनका योगदान नहीं विचार के रूप में, संघर्ष के रूप में, चैतन्यता नहीं फूकने के रूप में, प्रजातंत्र में कोई योगदान नहीं, विचारों की शून्यता है, और राजनीति जिनके लिए धंधा है, उनका कोई जनता उनको कांधा भी नहीं देगा। रोएंगे विवश होकर, फूट फूट कर अकेले। मुझे कोई ताज्जुब नहीं जो हो रहा है उनके घर में, इस पे क्या आश्चर्य हो सकता है? पत्नी को बनाया, 2 साले थे उनको बना दिया, साधु यादव और सुभाष यादव, फिर दोनों बेटे को बना दिया, 2 बेटी को बना दिया। आप समझ लीजिए क्या है उनके लिए सामाजिक न्याय का मतलब। उनके लिए तेज प्रताप, तेजस्वी, राबड़ी, साधु यादव, सुभाष यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी, यही है उनका। रोहिणी आचार्य यादव, मीशा यादव, इसको सामाजिक न्याय कहते हैं वो लोग। जनता का आंख खुला हुआ है। इस बार उनके अपने ही जाति के लोगों ने उनको छोड़ दिया। वो समझते थे यादवों का तो बस मैं सम्राट हूं, उनको तो जिधर कहूंगा उधर ही जाएंगे। जो एमवाई समीकरण था उनका पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो अपने जीवन से के मूल्यों से बिहार की राजनीति को सींचा है, परिवारवाद के खिलाफ रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे, और बिहार के सभी वर्गों के विकास में हमेशा काम किया। उन पर जनता ने भरोसा किया। मेरी एक चिंता का विषय है जी कि क्या रवि जी आपसे, हाँ जी, भविष्य में, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, भविष्य में इस तरह के जो लोग राजनीति में हैं, जिन्होंने पार्टियां बना के रखी हैं परिवारवादी, अगर वो कहीं भी कोई सीट जीतते हैं तो उस क्षेत्र की जनता का नुकसान होता है। क्यों? उनका पहला लक्ष्य है स्व कल्याण। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, क्या विचारधारा है उनके 10 साल से राजनीति का। कांग्रेस पार्टी की राजनीति की सत्यप्रकाश कोई जी, विचारधारा जीतन राम नहीं। मांझी वगैरह भी शामिल हैं, या चिराग जी वगैरह भी शामिल है, या वो एक्सक्लूड कर दिया है उन लोग को? देखिए, मैं यहां पर एक पक्ष जरूर कहूंगा। मेरी निजी राय में, आप राय मेरी समझते हैं, परिस्थिति की राजनीति भी आप समझते हैं, और दलित समाज के की स्थिति को भी समझते हैं आप। जीतन राम मांझी दलित मुसहर समाज से आते हैं, और चिराग पासवान भी उसी समाज से आते हैं। कुछ समाज में यदि आप उसको एड्रेस करते हैं और वो आपके सेवा के मूल्यों पर तत्पर हैं, तब तो 100 लोगों को राजनीति करने का अधिकार है परिवार के। मैं किसी परिवार के 100 लोगों के राजनीति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन हो उस राजनीति में, उसका सामाजिक आंदोलन में, सामाजिक समरसता में, राजनीति के विभिन्न पायदानों में उसका एक समर्पण दिखे, तो वो राजनीति करे। 100 लोग करें एक परिवार से राजनीति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए, जिस दिन तेजस्वी प्रसाद और तेज प्रताप मंत्री बन गए, उधर से प्रस्ताव आया, बनाना पड़ा, क्या योगदान था?
राबड़ी देवी किचन से सीधे, क्योंकि उस समय राजद में कोई और व्यक्ति नहीं था क्या जिसमें राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री थोप दिया गया बिहार के लिए? क्या वो कभी किसी पार्टी की सदस्य थी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, सोशलिस्ट बड़े लीडर थे, उनकी पत्नी पार्टी में सदस्य थी, लेकिन कभी कोई पोस्ट नहीं मांगा उन्होंने। और प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, दोनों कॉमरेड ने साथ काम किया है। नेहरू जी ने यदि काम किया तो उनके उस समय इंदिरा गांधी वानर सेना बनाकर काम कर रही थी। आजादी के आंदोलन में उनका योगदान है, अमूल्य योगदान है। तो जो लोग एक साथ परिवार में समाज को अगर सींचना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन घर से निकाल करके डिंपल यादव जी को तुरंत सांसद बना देना, पहला चुनाव तो वो हार गई थी, ये ठीक नहीं है। डिंपल यादव जी आकर समाजवादी पार्टी में काम करें, समाज में काम करें, चुनाव लड़े, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मीशा भारती जी को तुरंत बना देना सांसद राज्यसभा। रोहिणी आचार्य को सिंगापुर से सीधे सारण लॉन्च कर दिया आपने। क्या उनका कोई योगदान था बिहार के किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में या राष्ट्रीय जनता दल में? कोई योगदान नहीं। एक बात बहुत स्पष्ट, एक बारीक रेखा है, परिवार के सभी लोगों को राजनीति का हक है, अगर वो समाज में, राजनीति में, देश में अपने जीवन काल में कोई योगदान देते हैं और लगातार संघर्षरत रहते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के दोनों भाई राजनीति में थे, दोनों का अपना अपना योगदान था, एक जीत गए थे, एक हार गए थे। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप एक उदाहरण देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के दोनों बेटे राजनीति में हैं, एक कांग्रेस में थे, एक बीजेपी में थे, अभी राजनीतिक रूप में सक्रिय नहीं है। तो उन्होंने लंबा जीवन समाज को दिया, राजनीति को दिया, तब जाकर चुनाव लड़े। यहां तो है सीधे लॉन्च करो, संसद भेज दो। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य लगता है कि अगर चुनाव लड़ने की निम्नतम कोई उम्र सीमा नहीं होती ना अरुणिमेश जी, तो ये लोग अपने नाती पोतों को बर्थडे गिफ्ट में एमपी एमएलए बनाते रहते कि तू संसद पहुंच जा, मेरा बेटा है तो संसद जाएगा, मेरा नाती है संसद चला जा, तेरा बर्थडे तू चला जा। तो थैंक यू हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज का ध्यान रखा, और जो भी पार्टियां अत्यधिक परिवारवादी दिखेंगी, उन पार्टियों का धीरे धीरे विघटन तय है, आज नहीं तो ठीक है, कल, इशारा मेरा साफ है। ठीक है। रवि जी, एक अंतिम कर्पूरी, मैं टिप्पणी एक आपसे। उदाहरण देता हूं, मैं हाँ। एक उदाहरण और। कर्पूरी ठाकुर जब नहीं रहे तो बातचीत हुई कि किसको विपक्ष का नेता बनाया जाए, तो लालू प्रसाद यादव जी को उस समय विपक्ष का नेता बनाया गया। आप समझिए, यदि कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जैनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादी लोगों ने अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों को बनाया होता ना, तो ना मुलायम सिंह जी दिखते आपको, ना नीतीश कुमार जी दिखते आपको, ना लालू जी दिखते आपको, ये कोई नहीं दिखते। उन लोगों ने समाज को सींचा और एक सिद्धांत की राजनीति कांग्रेस के खिलाफ पैदा की इस देश में। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिनके पिता मंत्री और बेटा विधायक है, लेकिन उन्होंने पार्टी को समय दिया है, तब जाकर के वहां तक पहुंचे हैं। और मैं कभी कभी समझता हूं कि परिस्थितिवश कभी कुछ होता है, जैसे सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज, पहले भाजपा को अपना समय दिया उन्होंने, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो आज सांसद हैं, सर मंत्री नहीं बना दी गई तुरंत, ये भी देखना पड़ता है। तो बैलेंस ठीक है। करना एक पार्टी के अंदर, और एक और है उदाहरण कि पूरा का पूरा परिवार ही पार्टी पे कब्जा जमा के बैठा है, वाह, और किसी का कोई वहां सेइंग्स नहीं है। मतलब समीक्षा में कौन बैठा था? लालू प्रसाद का परिवार, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बैठे थे वहां, वहां कोई उसके उपाध्यक्ष नहीं बैठे थे, शिवानंद तिवारी जी उपाध्यक्ष हैं वहां, वो नहीं बैठे थे, वो 74 से हैं उस राज्य की राजनीति में। तो ज्यादा इतना ही है, जनता समझती सब कुछ है, समय पर नशा उतार देती। ठीक है। रवि जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे कि जो डिप्टी सीएम है उनमें क्या, हालांकि इस सवाल का आप जवाब बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से देंगे, लेकिन डिप्टी सीएम में दोनों डिप्टी सीएम रिपीट होंगे या फिर एक होंगे, या नए किसी व्यक्ति को मौका मिलेगा? अब तो हमसे ज्यादा बीजेपी को आपने कवर किया है, और जब से 2014 से अब तक कहते हैं नो लीकेज गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल, कोई खबर लीक नहीं होती है, और सारे हम कयास लगाते हैं और कयास बाकी फेल हो जाते हैं। हम पत्रकार के नाते भी, हम भी पत्रकार रहे हैं और आप भी पत्रकार रहे हैं, बिल्कुल। तो कयास लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जातीय समीकरण साधा जाएगा, टैलेंट देखा जाएगा, किसको किसको मौका देने से बेहतर काम होगा। क्योंकि देखिए, इस 5 साल में रफ्तार को उड़ान भरना है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, ये हमारा नारा दिया गया। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2005 से 10
वो जो समय था बिहार का गोल्डन एरा पार्ट 1 था और ये गोल्डन एरा पार्ट 2 होने जा रहा है, क्योंकि एनडीए की 5 साल की सरकार वो थी और अब फिर दोबारा एनडीए की 5 साल की सरकार ये बनने जा रही है। तो इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तमाम चीज़ें कर ली है, लेकिन इस बार आपको रोज़गार देना है, इस बार आपको उड़ान भरना है, बेसिकली हर सेक्टर में आपको आगे बढ़ना है। तो वैसी स्थिति को सोचकर एक विज़नरी लीडर, दोनों डिप्टी सीएम हमारे विज़नरी होंगे, मजबूत होंगे और कास्ट समीकरण आप कहते हैं, कास्ट समीकरण भी साधा जाता है, लेकिन साथ-साथ ये भी देखा जाता है कि ये आदमी काम कर सकता है कि नहीं, कि सिर्फ कास्ट से काम नहीं चलेगा। तो मान के चलिए बिल्कुल। कि जो हमारे लीडर्स हैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम लोग जो तय करेंगे, वो अच्छा तय करेंगे क्योंकि खुद भी वो काम करते हैं। चौबीसों घंटा काम करने वाला आदमी जो है, वो अपनी तरह ही ढूँढेगा कि अपनी तरह काम करने वाला आदमी कोई हो, जो बिहार को आगे लेकर जाए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद रवि त्रिपाठी, आप हमसे जुड़े। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और शीतल जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन रवि जी ने जो बात कही वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ या रिमार्केबल बात है कि बिहार में एक वैसे लीडर की भी ज़रूरत है जो डिप्टी सीएम या जो कैबिनेट का स्वरूप होगा, जो विज़नरी हो। क्योंकि ढेर सारे लोग आज भी बीजेपी में कम से कम सुशील मोदी को याद रखते हैं, करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका एक विज़न था, डेटा के ऊपर उनका कमांड था, फाइनेंस की बहुत अच्छी जानकारी थी और किस तरह से उनके पास से बिहार के चप्पे-चप्पे की जानकारी थी। तो शायद उस तरह के विज़नरी लीडर की भी बिहार में उस कैबिनेट में ज़रूरत होगी, बिहार को आगे रफ्तार पे ले जाना है तो। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉगस के साथ।